क्वांटम मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में आज हम वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात करेंगे। वेव पार्टिकल डुअलिटी एक ऐसा क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है कि जिसमें जिन ऑब्जेक्ट्स को हम कन्वेंशनली वेव्स समझते हैं उनके साथ एसोसिएटेड एक पार्टिकल नेचर होती है, और जिन ऑब्जेक्ट्स को हम कन्वेंशनली पार्टिकल्स समझते हैं उनके साथ एसोसिएटेड एक वेव नेचर होती है। इस डुअलिटी को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम वेव समझते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स को हम पार्टिकल्स समझते हैं। तो सबसे पहले हम वेव्स देखते हैं। डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि वाटर वेव्स, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स, इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनमें वाटर के अंदर आपने देखा होगा कि जब भी कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो ये डिस्टर्बेंस एक एनर्जी के तौर पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रेवल करती है। पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं लेकिन डिस्टर्बेंस जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल करती है, और इन वेव्स की फिर फ्रीक्वेंसी होती है, वेव लेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होता है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आप ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरीके से लाइट वेव्स अगरचे उनमें मीडियम नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स जो है वो ऑसिलेट करते हैं और इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। इनकी भी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच, वेव लेंथ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साउंड वेव्स के अंदर भी एयर के अंदर साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये बाकी दो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। दूसरी तरफ पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो एग्जांपल्स मैं यहाँ आपको दूंगा वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंपोजिट्स पार्टिकल्स हैं। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं जहां आप देख रहे हैं कि किन चीज़ों को हम पार्टिकल्स समझते हैं और किन चीज़ों को हम वेव्स समझते हैं। लेकिन वो कौन सी ऐसी बुनियादी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वेव्स और पार्टिकल्स के दरमियान? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर दो वेव्स के सोर्स हों, चाहे वो लाइट वेव्स हों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों या वाटर वेव्स हों या कोई और वेव्स हों, फर्ज करें इसको आप कह दें कि ये S1 है और ये S2 है, ये दो सोर्सेज हैं और इनसे वेव्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, कोई डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट हो रही है जो कि ट्रेवल कर रही है। तो जब ये दोनों वेव्स आपस में एक जगह मिलती हैं तो फिर क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स पे ये एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करती हैं और कुछ पॉइंट्स पे डिक्रीज़ करती हैं। इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल से देखें तो अगर हमारे पास ये एक वेव है और एक ये दूसरी वेव है और क्रस्ट पे आ रहा है और ट्रफ पे आ रहा है, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं और जो रिजल्टिंग वेव है, कंबाइंड वेव है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी वेव का जो क्रस्ट है वो ट्रफ आपस में आ रहे हैं तो जो रिजल्टिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाता है और इसको हम कहते हैं कि ये एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सवाल ये पैदा होता है इस वक्त कि क्या पार्टिकल्स भी इसी तरह की कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, क्या उधर भी इंटरफेरेंस होती है? जवाब ये है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो पार्टिकल्स हों, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल, दोनों इलेक्ट्रॉन हों और किसी भी तरीके से आप उनको इतना करीब ले आएँ, उनके ऊपर इतनी फोर्स ले आएँ कि वो कांटेक्ट में आ जाएं, तो होगा क्या कि वो स्कैटर ऑफ करेंगे और वो स्कैटरिंग जब होगी, जारी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कूलम्ब रिपल्शन है, लेकिन वो स्कैटरिंग जब होगी तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी और स्कैटरिंग होगी। तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये स्कैटरिंग या इंटरफेरेंस, इसको हम फिर इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेव्स एंड पार्टिकल्स। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेव नेचर तब होगी जब वो इंटरफेयर करेगा और किसी भी पार्टिकल की पार्टिकल नेचर तब होगी जब वो ज़ाहिरी बात है कि वो स्कैटर करेगा। लेकिन अगर वेव्स स्कैटर करना शुरू कर दें और पार्टिकल्स इंटरफेयर करना शुरू कर दें तो फिर हम कहते हैं कि इनकी तो दूसरी प्रॉपर्टी भी है और डुअलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसके लिए हम एक टेक्निकली एक टूल डेवलप करेंगे और उसके बेस पे फिर हम फैसला करेंगे कि ये वेव नेचर एक आ रही है या पार्टिकल नेचर आ रही है। लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या वेव्स कभी पार्टिकल नेचर शो करती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में क्या ये कभी स्कैटरिंग भी होती है इनकी? जी हाँ, सबसे पहले ये पार्टिकल नेचर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में ऑब्जर्व हुई अराउंड 1900। दो बड़ी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
जिनको उसी वक्त एक्सप्लेन किया जा सकता था जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनको आप कन्वेंशनली हम वेव समझते थे, उनकी पार्टिकल नेचर को हम मानते। वैसे तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल एक डिबेट है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर है, और ये न्यूटन से शुरू होती है। जब न्यूटन ने कार्पस्कुलर थ्योरी दी थी, उसने कहा था कि ये इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स आते हैं। लेकिन अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स न लें, तो जो स्पेक्ट्रम जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द फ्रीक्वेंसीज, वो एक्सपेरिमेंटली हम उसको मैच नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इनको, इसके ऊपर मेरा डिटेल लेक्चर है, अगर आप देखना चाहें तो वीडियो आप देख सकते हैं, और वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह हम पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की लेते हैं। सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें भी पार्टिकल नेचर आती है, और वहाँ पर तो ज़्यादा स्कैटरिंग है कि जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं, तो अगर वो फोटॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ करते हैं और स्कैटर करते हैं। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, और उसमें डिटेल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की है। इसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट है, और वो भी ये साबित करते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कन्वेंशनली जिन चीज़ों को हम वेव नेचर समझ रहे थे, वो पार्टिकल नेचर जो है वो शो कर रही हैं। इससे पहले कि हम अदर वे अराउंड देखें कि पार्टिकल्स की वेव नेचर कैसे, और वही इस लेक्चर का बुनियादी मकसद है कि पार्टिकल्स की वेव नेचर को इंट्यूटिवली समझा जाए, कि क्योंकि वेव्स का पार्टिकल नेचर जो है वो ज़्यादा इंट्यूटिव है, वो क्लियर है, और वो हमें समझ में आता है। लेकिन पार्टिकल्स का वेव नेचर जो है वो इतना क्लियर नहीं है, और उनको इस लेक्चर का मकसद ज़्यादा उसको ही क्लियर करना है। लेकिन इससे पहले, जैसे मैंने कहा था कि हम एक्सक्यूज़ मी, कि टेक्निकली एक टूल डेवलप करेंगे जिससे हम वेव्स और पार्टिकल्स की इस नेचर को इस्टेब्लिश करेंगे। तो वो टूल क्या है? वो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल और मशहूर एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को पार्टिकल्स के लिए डेवलप करते हैं। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि हमारे पास एक सोर्स होता है। फॉर एग्जांपल इस केस में चूँकि पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स का सोर्स है, और उससे पार्टिकल्स को हम बम्बार करेंगे, स्प्रे करेंगे बहुत सारे पार्टिकल्स को, और उसके सामने फिर हम एक स्क्रीन लगाएंगे जो इनको ब्लॉक करेगी वहाँ से वाई के। वहाँ पर दो स्लिट्स होंगे, स्लिट ए फॉर एग्जांपल और एक स्लिट बी। बाय द वे आप बहुत सारे स्लिट भी कर सकते हैं, लेकिन दो काफ़ी हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। तो जब फ़र्ज़ करें कि हम इसके सामने एक और स्क्रीन रखते हैं और हम सिर्फ स्लिट ए को ओपन करते हैं। जब हम स्लिट ए को ओपन करेंगे तो ये पार्टिकल्स यहाँ से जाकर स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, और फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ कोई डिटेक्टर है, और जैसे ही ये स्ट्राइक करेंगे तो वो हमें यहाँ पर कोई फ्लैश वगैरह देगा, और इस तरह हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें कि इन पार्टिकल्स की यहाँ पर स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप प्लॉट करें, तो वो प्लॉट जो है वो आपके पास इस तरह आता है। तो ये वो इंटेंसिटी है कि कहाँ पर इंटेंसिटी, आप देख सकते हैं कि एजेस के ऊपर इंटेंसिटी कम है और सेंटर में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और ये जाहिर बात है कि ऐसे ही होना चाहिए कि यहाँ बहुत ज़्यादा पार्टिकल स्ट्राइक करने चाहिए और यहाँ पर कम पार्टिकल स्ट्राइक करने चाहिए। अगर हम स्लिट ए को क्लोज कर दें और सिर्फ स्लिट बी को ओपन करें, तो फिर हमारे पास जो इंटेंसिटी का पैटर्न है वो इस तरह आएगा। लेकिन जब दोनों स्लिट साइमल्टेनियसली ओपन हो, यानी स्लिट ए और स्लिट बी, तो फिर क्या होगा? आपका जवाब यही होगा कि जाहिर बात है कि ये इन दोनों का सम होगा, यानी इंटेंसिटी जितने पार्टिकल्स स्लिट ए से आ रहे हैं और जितने पार्टिकल्स स्लिट बी से आ रहे हैं, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये इंटेंसिटी इस तरह आएगी। अब ये हमने एक टेक्निकल टूल डेवलप कर लिया है कि अगर तो हमारे पास कोई चीज़ पार्टिकल नेचर शो कर रही है और हम दोनों उस पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट्स ओपन रखें साइमल्टेनियसली, तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स की स्क्रीन पे हिट करने की वो इस तरह आएगी, जिसमें सेंटर में यानी एक बेल शेप है कि सेंटर में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है और फिर वो इस तरह डिक्रीज करती है। लेकिन अगर हम वेव्स की तरफ जाएं और यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम वेव्स के लिए रिपीट करें और हमारे पास एक वेव सोर्स हो, वही वो वेव्स ओरिजिनेट हो रही हों, फिर उसके बाद हमारे पास दो स्लिट्स हों, स्लिट ए और बी, और ये स्क्रीन हो और स्लिट ए जब ओपन हो तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह आएगी। जब स्लिट बी ओपन हो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह आएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग केस ये है कि जब दोनों स्लिट्स ओपन हो, स्लिट ए और बी, तो फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस तरह आती है।
और इस केस में आप देख सकते हैं कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, जो शुरू में हमने थोड़ा सा जिक्र किया कि कहीं पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कहीं पर फिर बिल्कुल भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो एम्पलीट्यूड है। तो हमने देखा कि अब अगर देखें, अगर तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करें और हमें पता नहीं है कि सामने से आने वाली चीज़ क्या है, वो पार्टिकल है या वेव है, तो अगर स्क्रीन पे वेव इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है, इस तरह का पैटर्न आ रहा है कि जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो हम समझ जाएंगे कि ये वेव्स हैं। और अगर ऐसा नहीं है, और जिस तरह हमने पहले देखा कि इस तरह का कोई पैटर्न है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गाशियन है या बेल शेप है, तो हम समझ जाएंगे कि ये पार्टिकल है। तो इस तरह हमने एक टेक्निकल टूल डेवलप कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेव्स एंड पार्टिकल्स। तो यहाँ तक तो आज इस लेक्चर में यहाँ तक तो हमने एक मशीनरी डेवलप की है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल उस पर भी आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये इंटरफेरेंस क्यों आती है वेव्स में। वो इसलिए कि जो वेव्स हैं उनको हम एक उनकी जो इंटेंसिटी है वो बेसिकली हम जो वेव फंक्शन लेते हैं उसका साई नॉट स्क्वायर है, और इसको जारी बात है अगर आप प्लेन वेव लें तो फॉर एग्जांपल स्लिट 1 से जो आ रही हैं तो उनको आप इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव इस तरह लिख सकते हैं, जबकि अल्फ़ा फेस फैक्टर है और साई 2 में ये सिमिलर है, लेकिन सिर्फ इंडेक्स का फ़र्क है। दो वेव्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स आ रही हैं। तो जारी बात है कि जो इंटेंसिटी का फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई होगा और साई नॉट स्क्वायर होगा। ये साई एक कम्प्लेक्स फंक्शन है, तो इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से इंटेंसिटी दूसरी वेव की इस तरह मालूम कर सकते हैं। तो जब हम दोनों स्लिट्स ओपन रख के इंटेंसिटी करेंगे तो पहले हम इस कम्प्लेक्स फंक्शन को ऐड करेंगे, और फिर जब हम इंटेंसिटी टोटल इंटेंसिटी मालूम करेंगे तो वो आप समझ सकते हैं कि साई 1 और साई 2 की वैल्यूज़ को हम इस तरह आपस में, यानी एक रियल और कम्प्लेक्स वैल्यूज़ को, रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इनको ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप करें और साई 1 को साई 1 से, साई 1 को साई 2 से एंड सो ऑन, ये सारी मल्टीप्लिकेशन आप कंप्लीट करें तो आपके पास यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा टर्म आती है। ये टर्म आप देख रहे हैं, ये टर्म जो है ये एक, इसे हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस टर्म है। अगर ये टर्म ना होती तो ये सिर्फ एक सिंपल, यानी यहाँ तक ये एक पार्टिकल नेचर है, लेकिन ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो पिछली स्लाइड पे आपने देखा वो इस टर्म की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ये तो कुछ मैथमेटिकल टेक्निकल डिटेल थी कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों आता है। लेकिन अब हम उस जगह पे जा रहे हैं जहां हम ये देखना चाहते हैं कि पार्टिकल्स की वेव नेचर कैसे आ सकती है और ये वेव नेचर कहाँ छुपी हुई है। इंट्यूटिवली ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टिकल जो है वो वेव भी हो, और यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव भी है और पार्टिकल भी है। ये वो पॉइंट है जिस पे हम अब जाना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स का ख्याल भी कैसे आया। तो सबसे पहले डिब्रॉय हाइपोथेसिस है कि जब डिब्रॉय ने 1924 में ये सोचा कि जब यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, प्लैंक हाइपोथेसिस के बाद, तो चूंकि नेचर यूजुअली सिमेट्रिक है, तो अगर वेव की पार्टिकल नेचर हो सकती है तो डिब्रॉय ने सोचा कि क्यों ना पार्टिकल्स की वेव नेचर भी हो सकती है। तो और उसने यही कहा कि ये जो वेव्स होंगी इसको उसने मैटर वेव्स कहा, और उनकी जो वेव लेंथ है लैम्डा वो h/p के बराबर होगी, जबकि h प्लैंक कांस्टेंट है। या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि p = h बार k, जबकि h बार जो है वो h/2 पाई या रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये सिमिलर इक्वेशंस हैं डिब्रॉय हाइपोथेसिस के लिए। तो सबसे पहले तो हम हाइपोथेसाइज करते हैं कि पार्टिकल्स की एक वेव नेचर हो भी सकती है। अच्छा, अब इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाई शुड वी हैव अ पार्टिकल वेव नेचर फॉर पार्टिकल्स। सबसे पहली बात तो ये है कि नेचर यूजुअली शोज सिमेट्री, तो अगर वेव्स की पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल्स की भी वेव नेचर होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, और ये काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है और मेरा ख्याल है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको समझें, कि जो डिब्रॉय हाइपोथेसिस है वो एक तो यानी एस्थेटिक सेंस है, लेकिन दूसरा वो बोहर थ्योरी को भी एक्सप्लेन करता है।
अगर आपको याद हो कि बोहर ने एक थ्योरी दी थी कि पार्टिकल जो एटॉमिक मॉडल है कि एटम सेंटर में एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो फिर हम समझ सकते हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। उसके लिए डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस या वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह। देखें, बोहर थ्योरी में एक रूल है, रूल फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये रूल क्या है कि आपके पास जो भी ऑर्बिट्स हैं, यानी एक एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो वो ऑर्बिट्स जो हैं वो ये उनका रूल है। जबकि 2 पाई r जो है वो रेडियस है ऑर्बिट का, p जो है वो मोमेंटम है, n कोई नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और h प्लैंक कांस्टेंट है। यानी हर एक ऑर्बिट मुमकिन नहीं है। n इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, और इस तरह स्पेस क्वांटाइजेशन होती है और हम कहते हैं कि स्पेस जो है क्वांटाइज है, या इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में होगा, या सेकंड शेल में होगा, या थर्ड शेल में होगा, एंड सो ऑन। इसको थोड़ा सा स्लाइटली अगर हम यूजिंग डी ब्रॉय हाइपोथेसिस या डी ब्रॉय वेवलेंथ लिखें तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। ये वो इक्वेशंस मैंने डी ब्रॉय की इक्वेशंस मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये इक्वेशन क्या है? ये बेसिकली क्लासिकल क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स ऑन ए सर्कल। यानी किसी भी सर्कल के ऊपर, ये मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपके पास ये एक सर्कल हो और आप चाहते हैं कि ये सर्कल के ऊपर कोई वेव मैं बना दूँ, तो इसके ऊपर आप वेव तभी बना सकते हैं जब आप इस तरह इसको फिट करें, और ये वेव तभी हो सकती है जब n इज इक्वल टू 1 हो, या फिर जब आप n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो जाहिर बात है कि ये वेव, इसमें ज़्यादा नोड्स होंगे, लेकिन इस तरह n इज इक्वल टू 2। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये हमें एक क्राइटेरिया देती है कि स्टैंडिंग वेव्स या सर्कल के ऊपर स्टैंडिंग वेव्स किस तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जो बोहर की थ्योरी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल में रिवॉल्व करते हैं और उससे नीचे या ऊपर नहीं जा सकते, यानी यहाँ पर नहीं हो सकते और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस ब्लू सर्कल पर हो सकता है, या फिर कुछ यानी दूसरा जो शेल है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। ये शेल्स, रेड कलर के शेल्स अलाउड नहीं है। तो इसके लिए डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस ने एक जस्टिफिकेशन दी, एक कंसेप्चुअल जस्टिफिकेशन दी, और वो ये थी कि स्टैंडिंग वेव का ये क्राइटेरिया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को आप एक वेव नेचर समझते हैं तो तब जाकर आप बोहर थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो एक पिक्चर थी, एक कंसेप्चुअल पिक्चर थी। लेकिन इंट्यूटिवली वेव कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन की वेव कहाँ पे है, उसको हम कहाँ देख सकते हैं? उसके लिए अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक ये भी बताऊं कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है कि ये एक फैक्ट है कि अगर आप 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इलेक्ट्रॉन लें और वो निकल क्रिस्टल के ऊपर आप करें तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न, बम्बार करें तो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हैं, यानी एक इंटरफेरेंस आती है। लेकिन इससे असल बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर कैसे देख सकते हैं, कहाँ पर देख सकते हैं और वो कहाँ पर पाई जाती है। असल में ये वेव नेचर पाई जाती है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के अंदर, जब स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होती है। तो आइए वही टूल हम इस्तेमाल करते हैं और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं और एज्यूम करें कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स का एक सोर्स है और ये दो स्लिट्स हैं और ये वो स्क्रीन है, और फ़र्ज़ करें कि दोनों स्लिट्स ओपन हैं और हम यहाँ से पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बम्बार कर रहे हैं। मकसद हमारा क्या है कि वेव नेचर कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेव नेचर है वो हमें कहाँ नज़र आएगी, और अब हम उस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जहाँ हम इसको समझ सकते हैं। फ़र्ज़ करें अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकली एक इलस्ट्रेशन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक एनिमेशन, और उसमें आपको फिर बताऊँगा कि किस तरह वेव नेचर कहाँ पाई जाती है। तो फ़र्ज़ करें पहला पार्टिकल हम बम्बार करते हैं, वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये पूरी फुल स्क्रीन है 2 डायमेंशनल, और यहाँ पर वो रिकॉर्ड हो जाता है। दूसरा पार्टिकल मैं बम्बार करता हूँ और वो यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे आपको कोई वेव नेचर नज़र नहीं आ रही, कोई इंटरफेरेंस आपको नज़र नहीं आ रही। सिंगल पार्टिकल की जो कोलिजन है, जो स्ट्राइकिंग है, उसमें कहीं पर वेव नेचर नहीं है। लेकिन जब मैं तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, आई कीप ऑन बम्बारिंग दिस
इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्लिट से जा रहे हैं या उस स्लिट से जा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होके जा रहे हैं। लेकिन जब हम बहुत सारे पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स को बम्बार कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि ये जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक किए हैं, क्या इसके अंदर कोई पैटर्न मौजूद है? क्या हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इसको हम समझने के लिए? और जब हम वो लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो आपको इनके अंदर एक इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आता है, वही पैटर्न जो हमने वहाँ पर वेव्स की उसमें देखा था। तो हम देखते हैं कि पार्टिकल इस तरह उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जब बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं स्टैटिस्टिकली उन्होंने अपने आप को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है जैसे एक वेव नेचर उसमें नज़र आती है। तो हमने देखा कि पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन की सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी भी वो वेव नेचर नहीं होती उसके अंदर, और कभी भी वो वेव नेचर शो नहीं करता। वो उसी वक्त वेव नेचर शो करता है जब आप उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार करें, तो वो स्क्रीन के ऊपर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे जैसे वो एक वेव पैटर्न बनाएंगे। इसलिए शायद आइंस्टाइन ने कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स इज़ नॉट अबाउट ट्रैकिंग द ट्रजेक्टरी ऑफ सिंगल पार्टिकल, इट्स अबाउट इन दी मैनी पार्टिकल्स। जब बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को मालूम हो, जैसे वो सोशली उनको एक दूसरे एक्सक्यूज मी उनको पता हो, और वो सोशली इस तरह अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि उनके अंदर ये वेव पैटर्न जो है वो हमें स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि जब हमारे पास डुअलिटी है, वेव पार्टिकल डुअलिटी है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डुअल नेचर है, यानी जो वेव नेचर है, वो अकॉर्डिंग टू बॉर्न इंटरप्रिटेशन वो उसकी स्टैटिस्टिकल नेचर में, या जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ में आते हैं तो उस नेचर में उसकी उस वहाँ पर वो वेव नेचर उसकी सामने आती है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है वो वेव नेचर कभी भी सामने नहीं आती। वेव नेचर उसकी स्टैटिस्टिकल डाटा के अंदर छुपी हुई है। इसके साथ ही आई वुड लाइक टू थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ask the question. Thank you very much.